हेलो एवरीवन, ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, आज है 8 अक्टूबर और आज मैं कवर करूंगी इसमें 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का पता लग जाए। ठीक है साथियों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज 8 अक्टूबर की क्लास में जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को साथियों कवर करेंगे। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए गए हैं और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, तो इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है साथियों उन सबको आप नोट जरूर करते चलना। चलिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम का सिद्धांत। देखिए एक मिनट रुकिएगा साथियों, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे। चलिए अब करते हैं। यह कहता है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का जो संबद्ध है साथियों, सदस्य कौन बना है बताइए। श्रीलंका, नेपाल, भारत या फिर बांग्लादेश। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का जो सदस्य बना है साथियों, ये बना है भारत। ठीक है, कौन बना है साथियों? ये बना है भारत। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे साथियों। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं IMDRF। ये है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। नोट कर लेना, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, जो जो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट जरूर करते चलो। तो ये जो IMDRF है साथियों, ये है क्या? सबसे पहले तो ये जानिए। तो ये है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर जो है साथियों, उसका ये समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2011 में इसकी साथियों स्थापना हुई थी। समझ गए? अब आगे चलते हैं। IMDRF में कौन कौन सदस्य देश हैं? तो देखिए इसमें जो सदस्य देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूके, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर और WHO के नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ये इसमें शामिल है साथियों। ये इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं। अब क्या करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है घरेलू उद्योगों में कंपटीशन बढ़ाना, मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी सिस्टम को जो ग्लोबल लेवल है उस पर अलाइन करना इसका उद्देश्य है साथियों। ठीक है, अब चलिए अब हम कुछ इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थोड़े से जान लेते हैं। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? ये अल्जीरिया बन गया है। नोट करते चलना साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं आप एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखिए अल्जीरिया क्या बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। इसके अलावा स्पेन क्या हुआ है? स्पेन ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। नोट करते चलिएगा। अभी तो हमने यहाँ पढ़ा कि भारत किसका सदस्य बना है, अब आप नोट करेंगे अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। नेपाल की बात करेंगे साथियों, नेपाल भी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। अब बात करूंगी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है साथियों। ठीक है, चलिए बहुत ही देखिए हम क्वेश्चन ही कवर करते हैं, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं साथियों उन सभी को हम इस क्लास में कवर करते हैं। तो सारे के सारे लोग क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे और ये देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है साथियों, कुछ समय बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन। बताइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कितने रुपए खर्च करेंगे? देखिए बड़ी अच्छी बात है, ये आपको नोट कर लेना। फिर भी साथियों ये है, इसको नोट कर लेना, 1,01,0321। ठीक है, 0.61 करोड़ रुपए सरकार साथियों इसमें खर्च करने वाली है। ठीक है, तो ये साथियों ये है PMRKVY, जिसे हम कहेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और इसे साथ में KY भी है यानी कृषोन्नति योजना को इसको मंजूरी मिल गई है साथियों। ठीक है, इसकी अमाउंट मैंने आपको बता ही दी है, कितनी राशि इस पर सरकार खर्च करने वाली है। ये योजना जो है साथियों सरकार द्वारा 2007-8 RKVY जो योजना है 2007-8 में सरकार द्वारा ये साथियों शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2007-8 में। अब इसकी जगह किसने ले ली है? PMRKVY ने। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो गया है, अब हो गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है साथियों, थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुआ है तो आप लोग नोट कर लेंगे। तो भारत सरकार ने क्या किया है साथियों, 2005 में
जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उस दौरान ये कृषोन्नति योजना साथियों शुरू की थी। आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से यदि आप डीपली पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कृषोन्नति योजना साथियों कब शुरू की गई थी, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 में साथियों स्टार्ट की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है 2002 से लेकर 2007 तक चली थी साथियों। और आप जानते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो योजना आयोग द्वारा बनाई जाती थी और वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। ठीक है, जो अब थिंक टैंक के रूप में साथियों कार्य करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूंगी तो ये जो योजना है वर्तमान में केंद्र सरकार की जो 12 योजनाएं हैं या मिशन है और कृषि क्षेत्र से संबंधित जो केंद्र की योजनाएं हैं साथियों उनकी एक योजना है। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे चलते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को समग्र और वैज्ञानिक रूप से विकसित करना साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? सारे लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से नोट करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगी उन सभी को साथियों नोट करेंगे। आपसे कहा गया है प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी या पाली। तो देखिए साथियों ये है आपका उपयुक्त सभी। ये जो 5 भाषाएं आपको नजर आ रही हैं जो हैं प्राकृत, असमिया, ये है मराठी, ये है बंगाली साथियों और ये है पाली। याद रखना इन पांचों ही भाषाओं को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है साथियों, पांचों की पांचों भाषाएं आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए अब ये 5 भाषाओं को ऐड करने के बाद हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं साथियों उनकी संख्या हो गई है 11। ठीक है, पहले कौन कौन सी थी? पहले 6 थी केवल और अब कितनी हो गई हैं? अब साथियों 11 हो गई हैं। ठीक है, 2004 में तमिल को सबसे पहले जो दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का साथियों वो तमिल लैंग्वेज को दिया गया था। 2004 में नोट कर लेना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले किस भाषा को दर्जा मिला साथियों शास्त्रीय भाषा का? तो साथियों ये मिला आपका तमिल को। कौन सी लैंग्वेज को मिला साथियों? तमिल को मिला। कब मिला? 2004 में मिला। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं शास्त्रीय भाषा का दर्जा साथियों किसे मिलता है। देखिए शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस भी भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया जा रहा है वो कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज को लिया और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। नहीं, आपके पास ऐसे साक्ष्य होने चाहिए, आपके पास ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रमाण होने चाहिए जिससे ये पता लगे कि हाँ ये जो भाषा है 1500 या 2000 वर्ष पुरानी है। ठीक है साथियों, अब देखिए भारत में क्या है, साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और अन्य भाषण जो है समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। ये है भाषाएं। इस इन्हीं फैक्ट्स पर खरे उतरने के बाद किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। एक फैक्ट तो मैंने आपको बताया कि वो जो भाषा है साथियों वो 1500 से लेकर 2000 साल कम से कम इतनी पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रमाण होना चाहिए। और दूसरा, भाषा में क्या होनी चाहिए? साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए। ठीक है, मौलिक का मतलब है वो मूल होनी चाहिए, जैसी है वैसी होनी चाहिए, उसमें किसी दूसरी लैंग्वेज की मिलावट नहीं होनी चाहिए। साथियों पांचों की पांचों भाषाएं नोट कर लेना, पाली, प्राकृत, असमिया, बांग्ला और साथ में साथियों मराठी। अब देखिए भारतीय संविधान की 8वीं सूची में क्या है? शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को ऐड किया गया है साथियों? तो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है हमारे संविधान में। कितनी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को? तो साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। चलिए अब मैं एक बात और करूंगी। शुरुआत में साथियों आप जानते हैं जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले ये कितनी थी? पहले ये 14 भाषाएं थी साथियों। उसके बाद सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में, 21वीं संविधान संशोधन के बाद साथियों ये जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, ठीक है, ये मकनपुरी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ दिया गया साथियों। ठीक है, फिर बात करेंगे 2004 में 92वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो जोड़ी गई, डोगरी, मैथिली और संथाली। समझ गए साथियों? 4 भाषाएं ये हैं, 3 ये हैं और 1 ये। इन 8, ठीक है, तो 14 तो पहले थी और फिर ये 8 भाषाओं को मिलाकर टोटल जो भाषा है 8वीं अनुसूची में वो कितनी हो गई है साथियों? ये हमारी 22 भाषाएं थी। ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, इसमें आपको पता लग जाएगा कहाँ भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है।
ठीक है। यहाँ तमिल बोली जाती है, ये मलयालम बोली जाती है, यहाँ कन्नड़ है, यहाँ कोंकणी है, मराठी है, यहाँ गुजराती है, और ये इतना बड़ा जो रीजन है साथियों, यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ उड़िया बोली जाती है, यहाँ तेलुगु बोली जाती है, यहाँ बांग्ला बोली जाती है, ध्यान दे लेना, कोक बोरोक बोली जाती है, यहाँ मिजो है, सब लोग देखेंगे। हमें यहाँ है ना मणिपुरी लैंग्वेज है साथियों, ये जो है यहाँ ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये साथियों इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, यहाँ असमिया बोली जाती है, यहाँ नेपाली बोली जाती है, यहाँ साथियों उर्दू बोली जाती है, और ये जो क्षेत्र है साथियों यहाँ पंजाबी बोली जाती है। सारे के सारे ये तो पता ही है, आज तक आप लोगों ने स्टेट में देखा होगा कि जी यहाँ ये आज इस मैप का आप स्नैपशॉट ले लेंगे, सभी लोग स्नैपशॉट ले लीजिए, तो देखिए सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो रीजनल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है हिंदी भाषा जो है वो बोली जाती है साथियों। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करती है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, हिमाचल भी जिसमें कवर होता है, बहुत सारा क्षेत्र है साथियों। ये राजस्थान बहुत ही कितना बड़ा क्षेत्र है जो इसमें सारे में कवर हो जाता है, और हिंदी जो है साथियों यहाँ बोली जाती है। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में पूरा बिहार है, झारखंड है, सब इसमें, छत्तीसगढ़, सब इसमें कवर हो गए हैं साथियों। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए साथियों, इसका भी स्नैपशॉट ले लेंगे सारे लोग। ये क्या कहता है एक बार नोट कर लेना सारे के सारे। देखिए आपको पता है सबसे पहले तमिल को दर्जा दिया गया कब, 2004, ये भी लिखा है कब, 12 अक्टूबर को, तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद तमिल के बाद किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया साथियों, दिया गया संस्कृत को। देखिए संस्कृत ऐसा नहीं है किसी भी राज्य में स्पेसिफिक नहीं बोली जाती है, भारत में नाम मात्र के ही कुछ 2-4 जगह के क्षेत्र बचे हैं, गांव बचे हैं, कोई छोटी मोटी जगह है बची हैं जहाँ केवल संस्कृत बोली जाती है, वरना मानिए हम और हमारे जो लोग हैं वो न जाने अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। जबकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं संस्कृत के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी साथियों, ब्रह्मांड में, याद रखना, ब्रह्मांड में केवल संस्कृत ही ऐसी लैंग्वेज है जो सक्सेसफुल है। इंग्लिश एक समय सीमा के बाद, एक सीमा के बाद इंग्लिश वहां काम करना बंद कर देती है। जहां इंग्लिश काम करना बंद कर देती है उससे आगे, बहुत आगे जो सी लैंग्वेज वर्क करती है वो है संस्कृत। ठीक है, आप जितने भी लोग इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, खुद भी संस्कृत पढ़िए, सपोर्ट कीजिए खुद को भी, और अपनी आने वाली जो जनरेशन है उन सभी को संस्कृत पढ़ाइए, समझ गए, ये बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद बात करूंगी तेलुगु की साथियों। देखिए 2004 में तो तमिल को जोड़ा गया, 2005 में संस्कृत को जोड़ा गया, 2008 में तेलुगु को जोड़ा गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद कन्नड़ को 2008 में जोड़ा गया, कर्नाटक। मलयालम को जोड़ा गया 2013 में, आपको पता है केरल में बोली जाती है। उड़िया को जोड़ दिया गया 2014 में। मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असम, इनको अब जोड़ा गया है 3 अक्टूबर को साथियों। नोट कर लेना कहां कहां बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पाली और प्राकृत भाषाएं कहां कहां बोली जाती हैं। तो साथियों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है यहाँ ये भाषाएं बोली जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना सभी कुछ, इस में जितना कुछ भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे नोट कर लेंगे। और जितने लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं साथियों, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, यदि आप लोगों ने एग्जाम निकालना है तो देखिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन को भी सारे लोग नोट करते हुए चलेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ, समझ गए साथियों। देखिए ये है मैक्सिको। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लाउडिया जो शिनबाम है इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, कहाँ, मैक्सिको की, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति ये बनी है। कौन सी है राष्ट्रपति, कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है साथियों, 66वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इस एक तो ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात, आगे चलिए, शिनबाम जो है मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला है कि यहाँ राष्ट्रपति बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया है जब भी भारत में प्रथम हो, ठीक है, विश्व में प्रथम हो, ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो महिला हो, तो इनको तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया करो अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में, इन वर्डों को, इन फैक्ट्स को आप स्वर्ण अक्षरों में लिखा करो, क्योंकि और सबसे पहले इन्हीं का रिवीजन किया करो, क्योंकि एग्जाम में एकदम ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे ये आप लोगों को, समझ गए। तो मैक्सिको के इतिहास में पहली बार कोई महिला जो राष्ट्रपति बन रही है साथियों, इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम।
ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट बात और क्या है, मैक्सिको की राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली यहूदी भी है। समझ गए आप लोग? चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने हराया है मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को। किसको हरा दिया है इन्होंने? इन्होंने हराया है मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर को। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैक्सिको में एक व्यक्ति केवल एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। भारत में तो कोई गिनती ही नहीं है, आप कितनी भी बार आप यहाँ प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कितनी भी बार आप यहाँ राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और आज आप लोग ये भी नोट कर लीजिए कि मैक्सिको एक ऐसा देश है यहाँ एक व्यक्ति केवल एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है इस जीवन में। समझ गए? एक ही बार केवल एक व्यक्ति को यहाँ प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे नोट कर लेंगे। अब हम मैक्सिको की बात कर रहे हैं तो साथियों ये जो डार्क जो कलर है ये आपको दिख रहा है, ये है मैक्सिको। ठीक है, ये मैक्सिको की कैपिटल है, ये है मैक्सिको सिटी। समझ गए? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर ये स्थित है। यहाँ मुद्रा है साथियों मैक्सिकन पेसो। ठीक है, ये मैप ध्यान से देख लीजिएगा साथियों, ये जो है ये आपका ये जो पूरा है ये आपका साथियों मैक्सिको है। इसके इधर यूएसए है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा मैप में। ठीक है, तो ये साथियों ये है अपना प्यारा भारत और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ मैक्सिको की। ठीक है, तो देखिए मैक्सिको के लिए इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि मैक्सिको एक ऐसा देश है जो 1821 में आजाद हुआ है। किससे आजाद हुआ है साथियों? ये स्पेन का गुलाम रहा है। ठीक है, तो मैक्सिको को आजादी मिली है स्पेन से कब? 1821 में, 1821 में इसे आजादी मिली है स्पेन से। समझ गए? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्पेन जो माफ कीजिए जो मैक्सिको है वो विश्व में 14वें नंबर पर है। ठीक है, कौन से नंबर पर है? 14वें नंबर पर। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से देश का है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मैक्सिको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथियों जान लेते हैं जो आप साथ साथ नोट भी करते चलिए। तो देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ होती है? चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है साथियों? ये मैक्सिको में होता है। समझ गए? मैक्सिको मतदाताओं को सभी लेवल पर जितने भी उनके स्तर हैं उन पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, जो जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ सबको नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, अब देखिए आपका आरपीएफ का एग्जाम आ गया है। आरपीएफ के एग्जाम के बाद आपका एसएससी का एग्जाम होना है और सभी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपको बताना है भारत का पहला सुपर कैपेसिटर जो संयंत्र है साथियों किस राज्य में यह स्थापित किया गया है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर हरियाणा में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो साथियों देखिए ये जो आपका सुपर कैपेसिटर संयंत्र है साथियों ये आपका केरल में आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, तो केरल के जो सीएम है पिनाराई विजयन उन्होंने इसे कहा इसका उद्घाटन किया है? कन्नूर के कल्यासेरी में। ठीक है साथियों, ये क्या है? भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा है साथियों जिसका उद्घाटन किया गया है। अब ये है क्या? ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या साथियों? सुपर कैपेसिटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका यूज बड़ी मात्रा में हम किस लिए करते हैं? विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए करते हैं। समझ गए? आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं भारत के बारे में साथियों। भारत में पहले की बात हुई है ना, तो भारत में पहला जान लीजिए। देखिए भारत में पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला अंजीर का जूस है साथियों जिसका हमने एक्सपोर्ट किया है। किसको एक्सपोर्ट किया है? पोलैंड को किया है। समझ गए? देखिए साथियों ये है फिग का जूस। ठीक है, इसे जीआई टैग मिला है और इसको अब एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो हमने इसे पोलैंड को एक्सपोर्ट किया है। आगे देखिए भारत का पहला सौर मिशन क्या है? आदित्य L1 है साथियों। आगे चलिए, भारत का पहला साहित्यिक शहर साथियों ये मैंने आपको जीके जीएस की क्लास में भी बहुत बार साथियों नोट करवाया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो पहला साहित्यिक शहर है साथियों वो है कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड है, फिर से नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है साथियों? तो ये आपका थाईलैंड बन गया है। थाईलैंड वो देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी। समझ गए साथियों? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है 12वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर फोरम 2024 का आयोजन साथियों कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर साथियों कोलकाता में? तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है साथियों ये आपका नई दिल्ली में किया गया है।
कब से कब तक किया गया है साथियों? 3 अक्टूबर से ये शुरू किया गया है, ठीक है। कब से कब तक ये चला है साथियों वहां? तो ये चला है 3 से 5 अक्टूबर तक साथियों, ये चला है दिल्ली में। और ये जो महोत्सव है ये पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साथियों आयोजित किया गया है। इसके अलावा अब कुछ इंपोर्टेंट, देखिए ध्यान देने वाली बात है, इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट महोत्सव जान लेते हैं। केरल में कौन सा इंपोर्टेंट महोत्सव मनाया जाता है? इसका नाम है परिपली गज मेला, ठीक है। तो परिपली गज मेला साथियों कहाँ मनाया जाता है? केरल में ये उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाते हैं? तवांग उत्सव। नोट कर लेंगे सभी लोग, ये कौन सा उत्सव है? तवांग उत्सव। उत्तराखंड की बात करूंगी साथियों, तो उत्तराखंड में जो उत्सव मनाया जाता है इसका नाम है फूलदेई, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सभी जितने भी मैं बता रही हूँ सारे लोग नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ साथियों, आरपीएफ और एसएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा उठा के मारेंगे जीके के कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसलिए शौक होने से अच्छा है सब कुछ नोट करते चलें, रिवाइज करते चलें, बढ़िया से याद करते चलें, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो ये प्रदान किया गया है साथियों राजश्री बिड़ला को। किसको प्रदान किया गया है? राजश्री बिड़ला को, ठीक है। तो ये कौन सा था इस बार जो दिया गया? ये है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार साथियों। ये है किसने दिया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साथियों प्रदान किया है। कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री प्रबंध संस्थान दिल्ली, ठीक है। इन्होंने इसे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी स्मृति में ये जो पुरस्कार है साथियों इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए ये जो पुरस्कार है किस लिए दिया जाता है एक बार देख लीजिए। प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है, क्यों दिया जाता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। भारत या विदेश में रहने वाले एक भारतीय को प्रदान साथियों ये किया जाता है। और राजश्री बिड़ला आदित्य बिड़ला सेंटर ऑफ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट की साथियों ये अध्यक्ष हैं और इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, इंपोर्टेंट अवार्ड्स जान लेते हैं। तो देखिए श्रेणी 1 में सबसे स्वच्छ वायु शहर कौन सा है? सूरत है। नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस श्रेणी 1 में सबसे स्वच्छ वायु शहर कौन सा बन गया है साथियों? गुजरात बन गया है। ई गवर्नेंस गोल्ड 2024 महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए साथियों आगे चलिएगा, ठीक है, आगे चलिए। ये है राजभाषा गौरव सम्मान। राजभाषा गौरव सम्मान 23-24 साथियों किसे दिया गया है? विशाखा रिफाइनरी को दिया गया है। आगे चलिए। ओलंपिक ऑर्डर जो है किसे दिया गया है साथियों? ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। इन्हें सारी चीजें आपकी नोटबुक में नोट हो जानी चाहिए। देखिए नोटबुक 2 बनाइए, एक बनाइए अपने जीके जीएस की, एक बनाइए साथियों अपनी करंट अफेयर्स की। समझ गए? तो जो करंट अफेयर्स की है उसे बिल्कुल अलग रखिएगा, अदरवाइज आप गुम हो सकते हैं इसमें जब आप रिवीजन करेंगे। आगे चलिए। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी IISR, ठीक है। अब देखिए ये है आपकी नॉलेज फैक्ट्री, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आप अभी नोट करेंगे। बताइए मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? कौन बताएगा मुझे? तो साथियों ये है विनोबा भावे। आगे चलिए। आगे क्या है? भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं साथियों? आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही है। आगे चलिए साथियों, एक वर्ड होता है बुली। आपसे पूछा गया है कि जो बुली शब्द है साथियों इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो बुली शब्द का प्रयोग है साथियों ये हॉकी में यूज किया जाता है। आगे चलिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, बताइए इसका फैसला कौन करता है? ये कौन बताएगा साथियों? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझ गए साथियों? ये सारे फैक्ट्स नोट हो जाने चाहिए आपकी नोटबुक में। आगे चलिए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1875 में, 1875 में आर्य समाज की साथियों स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रॉम्बे में है, मुंबई में है। सारे फैक्ट्स नोट कर लेंगे, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का साथियों आपको पता चल जाए। और क्लास के सबसे लास्ट में जब आप पूरी क्लास देख लेंगे, अंत तक बने रहिएगा सबसे पहली बात तो। और जब आप पूरी क्लास देख लेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि साथियों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक है साथियों।
यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने साथियों में। समझ गए साथियों? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एससीओ की जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी CHG की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होगा साथियों? तो साथियों ये शामिल होंगे भारत की ओर से एस जयशंकर। इंपॉर्टेंट बात है कि एससीओ की जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की साथियों ये बैठक है, और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बैठक है साथियों पाकिस्तान में होने वाली है 15 से 16 अक्टूबर को। और इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 9 साल बाद, याद रखना 9 साल बाद कोई भारतीय पाकिस्तान जाने के लिए अभी तैयार है, ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो साथियों ये 15 से 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। क्या है अगला, आगे देखते हैं। इस्लामाबाद में क्या है साथियों? एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की साथियों बैठक होगी, इसमें शामिल होंगे हमारे जो विदेश मंत्री हैं साथियों। 9 साल बाद कोई भारतीय यहाँ जा रहा है। आपको पता है 2015 में जो श्रीमती सुषमा स्वराज जी हैं ये पाकिस्तान के दौरे पर साथियों गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री आखिरी बार कब लाहौर गए थे? 2015 में गए थे। ठीक है साथियों, अब चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देख लेते हैं एससीओ के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले तो नोट इसलिए कर लीजिए, जिन लोगों को एससीओ की फुल फॉर्म नहीं पता वे लोग नोट कर लेना, क्योंकि एससीओ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। स्थापना, उसके बाद आप स्थापना नोट कीजिए कि साथियों स्थापना कब हुई थी। तो एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। कब हुई थी? 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में है। समझ गए? नोट कर लेना, सारे फैक्ट्स इंपोर्टेंट है। ये है क्या? ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है साथियों। इसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों? तो इसके सदस्य कौन कौन है? इसके सदस्य हैं रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो साथियों ये जो 10 हैं ये इसके सदस्य हैं। ठीक है, ये इसके सदस्य देश हैं एससीओ के। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं। इसमें ऑब्जर्वर्स कौन कौन है? ये है बेलारूस और मंगोलिया। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे अब आप। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 2024 का जो आयोजन है एससीओ का साथियों, ये हुआ था आपका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एससीओ का जो 2024 का साथियों जो इसका बैठक है, ये सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ है? तो साथियों ये हुआ है आपका कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। समझ गए? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी राज्य की जो बोडो संस्कृति है उसकी पारंपरिक चावल से बनी बियर और खाद्य पदार्थों को जीआई टैग मिला है साथियों। बताइए वो कौन से राज्य का है? असम का है, मेघालय का है, त्रिपुरा का है या नागालैंड का है? तो इंपॉर्टेंट बात है साथियों ये है असम का। ठीक है, इससे रिलेटेड अब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ आप सारे नोट करेंगे। देखिए असम में क्या हुआ है कि वहां के जो 8 पारंपरिक जो उत्पाद हैं उनको भौगोलिक संकेतक मिला है। अब आप सोचेंगे कि जीआई टैग होता क्या है? साथियों ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है जो कहीं भी किसी भी देश में किसी भी राज्य में उत्पादित उत्पन्न होने वाली कोई या तो कोई ऐसा कोई हस्त निर्मित ऐसी चीज हो या फिर प्रकृति द्वारा मतलब उत्पादित की जाने वाली कोई ऐसी चीज हो जो अपने आप में बहुत यूनिक हो। ठीक है, तो उसको उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए साथियों उसको एक इंडिकेशन टैग दिया जाता है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। समझ गए? तो ये जो क्या है, ये क्या कहता है कि इन जीआई टैग में क्या है, बोडो ट्रेडिशनल ब्रूअर्स एसोसिएशन द्वारा साथियों ये बनाए गए हैं। और ये 3 तरह के राइस हैं जिनको ये टैग मिला है, नोट कर लीजिएगा। ये है बोडो जो ग्वारन, मेबरा जो बिड़वी और बोडो जो गिशी। इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। ये राइस है जिनसे बियर बनाई जाती है। ठीक है, किस किस से बियर बनाई जाती है? एक तो है बोडो जो ग्वारन, एक है मेबरा जो बिड़वी, एक है बोडो जो गिशी। इन तीनों को नोट कर लीजिएगा, ये हैं जिनसे बियर बनाई जाती है। आगे देखिए, आगे खाद्य पदार्थ हैं, बोडो नाफम है, बोडो ऊंडला है, बोडो ग्वाफा है, बोडो नारजी है और इसके साथ साथ बोडो अरोनोई है। तो ये जो है इन सभी को भी जीआई टैग मिला है। ये सब कहाँ से हैं? ये सब साथियों असम से हैं। समझ गए? कहाँ से हैं? असम से है। बोडो जनजाति की बात करूंगी। बोडो जो है राज्य का मूल निवासी ये जनजाति है साथियों। बोडो जो है मूल निवासी है कहाँ की? असम की। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि असम की कुल आबादी का जो 5 से 6% है वो केवल जो है आपके बोडो हैं। जो बोडो हैं असम जनजाति का पूरे पूरे मतलब असम का ये कितना है? मात्र 5 से 6% इनकी जनजाति। आगे चलते हैं। तो बोडो जनजाति को आप जानते ही हैं भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची में साथियों
शामिल किया गया है और एक मैदानी जनजाति के रूप में साथियों इन्हें मान्यता प्राप्त है। इस क्वेश्चन को भी एक बार सारे के सारे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है कि जनजाति जो है ना, ये पूछी जाती है कि कौन से अनुच्छेद में है। तो साथियों ये है आपके आर्टिकल 6 में, ये आपके 6 अनुसूची में है, सॉरी आर्टिकल नहीं है, ये अनुसूची है साथियों, आपकी शेड्यूल है। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल है? 6th शेड्यूल में साथियों ये है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जीआई टैग देख लीजिए, जो 2024 में भारत के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, एक तो है माजुली मुखौटे, ये जो आप देख रहे हैं साथियों ये है माजुली मुखौटे। ठीक है, इनको जीआई टैग मिला है। ये कहाँ के हैं? ये भी असम के हैं। एक है पांडुलिपि पेंटिंग, क्या है? पांडुलिपि पेंटिंग है साथियों, ये कहाँ की है? ये भी असम की है, इसे भी जीआई टैग मिला है। एक है, आगे चलिए, क्रोकेट फीता शिल्प, क्या है? क्रोकेट फीता शिल्प साथियों ये है आंध्र प्रदेश से और इसे भी जीआई टैग साथियों मिला है। समझ गए? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए एआई टूल किसने लॉन्च किया है? तो साथियों जो ये एआई टूल है ये लॉन्च किया है आईसीसी ने। ठीक है, आईसीसी ने साथियों ये लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? महिलाओं का क्रिकेट है और महिलाओं के T20 में एक सकारात्मक एनवायरनमेंट बनाने के लिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये साथियों टूल जो है साथियों लॉन्च किया गया है। क्या है? एआई टूल ये है। इसका जो उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देना है। समझ गए साथियों? चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महिला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 है साथियों, इसका आयोजन जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहा है। सारे लोग नोट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी लोग नोट करेंगे। आईसीसी की मैं बात कर रही हूँ, स्थापना हुई थी 1909 में। कितना? 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेडक्वार्टर। देखिए आधे लोग क्रिकेट तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते कि क्रिकेट जो है आईसीसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो साथियों जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है, यूएई में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। ये जो जय शाह हैं ये अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? जय शाह। सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं जोफ एलार्डिस। और देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि T20 वर्ल्ड कप जो 2024 है उसके विजेता कौन है? उसके विजेता भारत है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए मैंने इसमें कवर कर दिए हैं साथियों। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, यदि आप लोगों को, पहले तो सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। आप लोग ये मुझे बता के जरूर जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने फाइनली मेरी क्लास ये जो है कंप्लीट देखी है, अच्छे से देखी है, बहुत अच्छे से नोट किया है। मुझे पता चलना चाहिए कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है हमारा जो हमारी क्लास को बिल्कुल तसल्ली पूर्वक ध्यान से देखता है और पूरे फैक्ट्स को नोट करता है। समझ गए साथियों? और जितने लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वे सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक करके जरूर जाना यदि क्लास आपको पसंद आती है साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहे हैं। आरपीएफ आ रहा है साथियों, आरपीएफ है, एसएससी है, बहुत ये वो एग्जाम है जिनमें बहुत ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है आप लोगों का, बिल्कुल सर पे है।